आज के इस सेशन में हम 6th से लेकर 11th ऑफ अप्रैल 2022 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे हमने इन सेशंस को अब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन में भी स्टार्ट कर दिया है ताकि दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पे बेनिफिट हो सके। इसी टाइप के रेगुलर सेशंस हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, तो इन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। प्रीवियस सेशन में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उनके करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिए हैं। लाइक सर्बिया का जो कैपिटल है वो बेलाग्रेड है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इन सभी करेक्ट आंसर्स देने वालों को बेस्ट ऑफ लक। आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर के साथ एंटर करेंगे, अपना गोल सिलेक्ट करेंगे, अपना मीडियम सिलेक्ट करेंगे एंड फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए आप हमारे कोड ऑनलाइन गुरु को यहाँ पे यूज करेंगे। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज जो कि आपके सामने है। ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है और अगर आप इसमें रैंक होल्डर्स हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स रखे जाते हैं। सेम एज अगर आप आरएएस प्रीलिम्स एंड मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 2023 के एग्जाम्स के लिए एक कंप्लीट बैच आपके सामने है। इसी प्रकार से रीट लेवल 1 के लिए, लेवल 2 साइंस एंड मैथ्स के लिए, लेवल 2 के अंदर सोशल स्टडीज के लिए आपके पास स्पेसिफिक बैच यहाँ पे उपलब्ध है। इसी के साथ साथ अगर आप फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करते हैं तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सारी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ऐसे ही आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के भी मॉक टेस्ट में यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं और इन सभी का डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इनके अलावा भी अनअकैडमी पे वेरियस बैचेस उपलब्ध हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन सभी में आप इनरोल कर सकते हैं और स्पेशल बेनिफिट के लिए आप हमारे कोड ऑनलाइन गुरु को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपके सामने इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है ज्योतिराव फूले से रिलेटेड। ज्योतिराव फूले का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 11th ऑफ अप्रैल के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनका जो बर्थ है वो 1827 के टाइम पीरियड पे हुआ था और ये एक इम्पॉर्टेंट समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल को खोला था और वो जो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल था वो भीड़ेवाड़ा के रूप में खोला गया था। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में 1848 के टाइम पीरियड में। इन्होंने ही अपनी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले उनके साथ मिलकर सोशल सर्विसेज का काम स्टार्ट किया था। वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड और कास्ट बेस्ड सिस्टम को ब्रेक डाउन करने के लिए इन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था और उस ऑर्गेनाइजेशन को सत्य शोधक समाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स के रूप में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है कि हाल ही में सॉलिड फ्यूल डिड्यूस्ड रैमजेट बूस्टर मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट किया गया है। ये जो टेस्ट किया गया है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पे है? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर है, वहां पे किया गया है। इस मिसाइल को बनाने का काम DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। ये जो मिसाइल थी ये 2017 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 2018 और 2019 में भी इसके प्रीवियस टेस्ट किए गए थे जो सक्सेसफुल रहे थे। यहाँ पे रैमजेट इंजन का मतलब क्या होता है? ये एक उस टाइप के इंजन है जो एयर ब्रीथिंग के लिए अपने बाहर के एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं।
नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आ रही है, दीपिका पल्लीकल ने मिक्स डबल के अंदर वुमेन्स डबल चैंपियनशिप भी इन्होंने जीता है। तो एक तो इन्होंने मिक्स डबल जीता है, दूसरा इन्होंने वुमेन्स डबल चैंपियनशिप जीता है। अब इसके लिए इन्होंने टीम किन किन के साथ की थी, तो मिक्स डबल में ये सौरभ घोषाल के साथ थी, जबकि वुमेन्स डबल में ये जोशना चिनप्पा के साथ थी। तो ओवरऑल ये इन्होंने क्या किया है, मेडल यहाँ पे अचीव किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये इंडिया का स्क्वैश चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, स्क्वैश चैंपियनशिप में पहली बार हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल अचीव किया है। और गोल्ड मेडल अचीव करने वाली जो टीम है मिक्स डबल के अंदर, तो दीपिका पल्लीकल एंड सौरभ घोषाल हैं, जबकि वुमेन्स डबल के अंदर दीपिका पल्लीकल एंड जोशना चिनप्पा जो हैं वो जानी जाती हैं। तो ये जो स्क्वैश चैंपियनशिप था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये ग्लासगो के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड के अंदर है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आती है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने माधवपुर का जो हर साल होने वाला मेला है उसे इनॉग्रेट किया है। ये मेला लगभग 5 डेज के लिए यहाँ पे चलने वाला है और माधवपुर विलेज के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यों ये मेला जो है इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो मेला है ये लॉर्ड कृष्ण एंड रुक्मणी का जो मैरिज था उसे यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ये मेला यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रामनवमी के दिन ये मेला स्टार्ट होता है। माधेपुर मेला के रूप में जाना जाता है ये। अगली न्यूज आपके सामने आई कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी है। और इसी के साथ साथ एक पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि अभी तक जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस समय से आज तक कोई भी ऐसा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जो 5 साल के अपने पूरे टेन्योर को पूरा करता हो। सो यहाँ पे इमरान खान जो है वो 2018 के अंदर प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे आए थे पाकिस्तान के, लेकिन लेटर ऑन जो अभी रीसेंट टर्मोइल आपको देखने को मिल रहा है उस वजह से इनको अपनी पोस्ट से छोड़ना पड़ रहा है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद जब इन्हें वहां से हटा दिया गया तो नए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के किन्हें बनाया गया, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियन ऑफ द रिलीजन, यानी कि अवसर नाम की जो स्कीम है इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। इस स्कीम को स्टार्ट करने के पीछे का मोटिव क्या है, तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उन सभी को एयरपोर्ट के अंदर 100 से लेकर 200 स्क्वायर फीट का एक लैंड या एक शॉप आप कह सकते हैं वो अवेलेबल करवाया जाएगा। कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए अवेलेबल किया जाएगा, जिनसे ये लोग क्या कर पाएंगे, वहां पे अपने जो आर्टिस्टिक वर्क है उनको सेल आउट कर पाएंगे और उनसे इनके लिवलीहुड में हेल्प होने वाला है। तो ये जो स्कीम है उसका नाम क्या है, अवसर स्कीम है। किसने स्टार्ट किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। हाल ही में न्यूज आई कि जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं, बेसिकली फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं, ऐसे राइस की वैरायटी होती है जिसमें आप आयरन को मिक्स करते हैं, जिससे क्या है कि एनीमिया जो बीमारी है वो खत्म हो सके। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो जिम्मेदारी है वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिया गया है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप लोग रेशन शॉप से क्या करते हैं, अनाज लेते हैं। ये जो प्लान है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू इम्प्लाई किया जा रहा है और कब तक इसे होल इंडिया में इम्प्लाई किया जाएगा, तो 2024 तक पूरे भारत में इसे एप्लीकेबल किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 2700 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च करेगी राइस अवेलेबल करवाने के लिए। इसके कुछ फेज होंगे। पहला फेज होगा जो कि स्टार्ट हो जाएगा मार्च 2022 तक। इसके अंदर किन किन लाभार्थियों को दिया जाएगा, तो ऐसे लाभार्थी जो पीएम पोषण स्कीम के अंदर आते हैं और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ICDS उसके अंदर आते हैं, उन लोगों को फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। फेज नंबर 2 होगा जो कि स्टार्ट कर दिया जाएगा मार्च 2023 तक। ठीक
है, मार्च 2023 तक स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें जितनी भी हाई बर्डन स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इस टाइप की बीमारियां हैं, उनको सबसे पहले कवर किया जाएगा। तो अराउंड इंडिया में 291 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इसे स्टार्ट किया जाएगा। और फेज 3 जो है उसमें क्या किया जाएगा, फेज 2 प्लस जितने भी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी को शामिल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको राइस जो है वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। रशिया ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट काउंसिल से क्या कर दिया है, रशिया को बाहर कर दिया गया है। सो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने रिसेंटली रशिया को अपने यहाँ से जो मेंबरशिप थी उसे सस्पेंड कर दिया है। और इसके पीछे का रीजन क्या बताया गया, तो रीजन ये बताया जा रहा है कि भाई रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया उसमें ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस किए गए हैं, जिस वजह से इन्हें यहाँ से मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा रहा है। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सामने आती है QS यानी कि क्वैकरली सिगमंड्स नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 बाई सब्जेक्ट को इशू किया है। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग विश्व में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने रखी गई है। अब इनमें अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक देख लेते हैं। इंडिया स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे जो है वो इस लिस्ट को टॉप करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर जो IIT दिल्ली है ये 4 एकेडमिक प्रोग्राम्स में टॉप 100 के अंदर आती हैं, तो ये दोनों ही नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद कुछ अदर कैटेगरीज में अगर देखेंगे तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के अंदर JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जिनकी रैंकिंग 150 में से 101 तो JNU की और 151 किसकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। सेकेंड थिंग, लाइफ साइंस की कैटेगरी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स यहाँ पे आता है, ये 204th रैंकिंग यहाँ पे रखता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर 330th रैंक रखती है। फिर बाद में मणिपाल अकेडमी भी आ जाता है। इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे टॉप 100 के अंदर है। नेचुरल साइंस के अंदर IISc बेंगलुरु यहाँ पे टॉप में है। देन IIT बॉम्बे और दिल्ली का यहाँ पे नंबर आता है और भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। तो आपको सिर्फ टॉप 1 याद करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि एक एडवाइजरी कमेटी जो है एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे फॉर्म किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई और इस एडवाइजरी कमेटी का जो मेन फोकस होगा वो क्या करेंगे, तो भैया सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो शॉर्टेज है उसको कैसे खत्म किया जाए, उसके ऊपर इंडिया कैसे डेवलपमेंट ला सकता है, उनके ऊपर अपने जो एडवाइस है वो देने का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका जो एक्सपर्ट्स हैं उसके हेड हैं वो कौन होंगे, तो भैया इसके हेड होंगे अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इसके हेड कौन होंगे, अश्विनी वैष्णव होंगे। और अश्विनी वैष्णव को आप मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी कि मेटी के रूप में भी जानते हैं। हाल ही में अप्रूवल दे दिया गया है इंडिया में 5 नए साइट्स को जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश किए जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे पावर प्लांट होते हैं जहां पे न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि रेडियम, थोरियम, यूरेनियम वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो 2031 तक हमारी कंट्री का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो 22,480 मेगावाट का यहाँ पे हो जाएगा। एट प्रेजेंट बात करें तो इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं अराउंड 6,780 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इनके लिए जो आप नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो इनके लिए न्यूक्लियर फ्यूल कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हमने कजाकिस्तान, रशिया, कनाडा एंड उज़्बेकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे यूरेनियम को। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जगह पे एस्टैब्लिश किया गया था, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
7 अप्रैल के दिन को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस बार का जो थीम था वो आर प्लैनेट आर हेल्थ के रूप में रखा गया था। इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, तो पहले तो देखो 22 जुलाई 1949 के दिन पे वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को स्टैब्लिश किया गया और WHO के स्टैब्लिशमेंट के बाद इसकी डेट बदल के क्या कर दी गई, 7 अप्रैल कर दी गई। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022, जो कि अराउंड 40 इयर्स के बाद आ रहा है। अंटार्कटिका में इंडिया की तरफ से भी रिसर्च स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनके ऊपर इस कोल्ड और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे रिसर्च के फंक्शंस किए जाते हैं। तो उनको अमेंड करने के लिए अब नए रूल्स आपके सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पहला रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में जो इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था, उसका नाम क्या है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगले सेशन में मैं बताऊंगा आप में से किन किन के करेक्ट आंसर थे। हाल ही में यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक मैस्कॉट इशू किया और इस मैस्कॉट का नाम रखा गया है प्रकृति। प्रकृति का जो मैस्कॉट है यहाँ पे आप बैकग्राउंड के रूप में देख पा रहे हैं। ये जो मैस्कॉट है ये सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि भैया 2022 तक जितनी भी सिंगल यूज के प्लास्टिक हैं, ठीक है, उन सभी को क्या किया जाए, बैन कर दिया जाए। हाल ही में एक टेम्पल 360 के नाम से एक पोर्टल जो है वो लागू किया गया है। इस पोर्टल को यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से आपके सामने रखा गया। ये इस टाइप का पोर्टल है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के जो प्रोमिनेंट आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका लाइव दर्शन कर सकते हैं। इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया, तो मीनाक्षी लेखी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर के रूप में जानी जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या JNV के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डेमो लेसन्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।